जी हाँ प्यारे छात्रों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पर आपको जारी कर दी गई है। 22-23 के लिए कक्षा 8वीं का हम यहाँ पर विषय विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपको पुस्तिका दी गई है, ये देखिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, जो आपकी वर्ष 2022-23 को आपको यो कंप्लीट करने को दी गई है। तो इस वीडियो में आपको विज्ञान गणित और समाज विज्ञान का संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पर आप देख पाओगे, ये 8th ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है। यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पर पहले विज्ञान दिया गया है, फिर इसके बाद गणित है, फिर इसके बाद समाज विज्ञान है। ओके, तो पहले हम विज्ञान का कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद गणित का और समाज विज्ञान का करेंगे। तो चलिए पहले विज्ञान में देखते हैं कितने आपके टोटल चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे विज्ञान में टोटल आपके जो चैप्टर हैं 16 चैप्टर हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्ट 1 से 16 तक का उत्तर मिलने वाला है। ओके, और एक ही वीडियो में मिलेगा और कहीं आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक ही वीडियो में 1 से 16 तक का सॉल्यूशन आपको कक्षा 8वीं विज्ञान का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो पहला पार्ट है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो प्रश्न क्रमांक 3 तक है। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखोगे कि पहला प्रश्न क्या है कि फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुख्यतः फसलों को दो भागों में बांटा गया है। ओके, तो यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण तो दो भागों में बांटा गया है ना। तो प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल है, दो उदाहरण धान सोयाबीन, दूसरी है रबी फसल, ये गेहूँ चना है, और तीसरी वैसे होती है आपकी जायद फसल। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हो। ओके, जायद फसल, जिसमें आपको क्या कर लेना, गेहूँ कर लेना, सॉरी गेहूँ नहीं, इसमें आपको गन्ना कर लेना है ना, कपास कर लेना है। तो ये आपकी जायद फसलें हो जाएंगी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखें और लिखेंगे कि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और फसल कटाई में भी बाधा डालते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है। तो मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। ओके, आपको इससे जो क्वेश्चन पेपर है प्रश्न 1 से 16 तक के पार्ट 1 से 16 तक का आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF के लिए आपको क्या करना है, चलिए वो प्रोसेस बता देता हूँ। उस प्रोसेस के बाद आपको ये वीडियो पूरा बताया जाएगा। अगर आप वो प्रोसेस नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, ये आप थोड़ा इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो चलिए प्रोसेस देख लीजिए। छात्रों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF के लिए आपको देखिए कक्षा 8वीं की विज्ञान गणित एक साथ ही मिल जाएगी, विज्ञान गणित और समाज विज्ञान की। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, इसके आपको सर्च बार में सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सर्च करना रहेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर सर्च करना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ओके, तो ये बच्चों आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखिए क्या सर्च करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही ये सर्च कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आएगा। तो आपको नीचे चलते जाना। अगर PDF डाउनलोड करना है ना, तो आपको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप नीचे आते वक्त नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कक्षा 8 के बाद ये लिख देना है लास्ट में SK टीच। ओके, ये लिखना है SK टीच। ओके, देखिए जैसे ही मैं अब ये सर्च करूँगा ना, देखिए तो अब ठीक है बच्चों, तो ये आपको सर्च करना है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 SK टीच। ये ध्यान रखना लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा SK टीच, नहीं तो आप नहीं डाउनलोड कर पाओगे। ओके, जैसे मैं लिखूंगा ना तो हो सकता है कि आपको 1-2 वीडियो देखें, तो यहाँ पर आपको ये 3, 4, 5 वीडियो देखेंगी या और कुछ देर बाद आपको ऊपर ही दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये SK टीच वेबसाइट है। ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 8th ग्रेड वर्क बुक कक्षा 8 हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत, गणित। ओके, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड करोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाओगे
तो यहाँ पर जो पार्ट है आपका, है ना, विज्ञान पार्ट 16 है, 14 है, 13 है, 11 है, 15 है। ये क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे आंसर। धीरे धीरे यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप समाज विज्ञान का देख पा रहे हो। चलिए मैं अब विज्ञान का आपको आगे का बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे PDF डाउनलोड करना है। फिर भी आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करवाते चलता हूँ। तो प्रश्न 4 का उत्तर आपको बच्चों यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ओके, तो एक प्रश्न 4 है, सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं। तो ये विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 पर आप पैराग्राफ 1 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो। ओके, इसके बाद से देखिए प्रश्न चाहे खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ हैं, है ना। तो इसका आप उत्तर आप अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 का पैराग्राफ 1 देख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर हमने आपको ये उत्तर प्रोवाइड करा दिया है, खाद को देने से फसलों में निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लेना। छात्रों, इसके बाद एक ये प्रश्न चाहे कि फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे, है ना। तो यदि फसल के दोनों दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने की संभावना होती है। भंडारण से पहले बीजों को सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी की कमी आ जाए तथा कीटों जीवाणु से सुरक्षा हो जाती है। ओके, इस प्रकार अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। PDF मैंने बता दी है कैसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, जब तक हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप उर्वरक लिखोगे और यहाँ पर आप खाद लिखोगे, ये डिवाइडर खींच दोगे। यहाँ पर देखोगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यहाँ पर लिखोगे गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है क्या, खाद। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देना, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखना है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। चौथे पॉइंट में आप लिखना, उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती हैं और खाद में पोषक तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि इसका आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखना है तो आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 की सारणी 1.1 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, इसमें आ है कि सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्न हैं। पहला है मोट घिरनी, दूसरा है चैन पंप, डेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र। ओके, ये आपका यहाँ पर 9 का उत्तर हो जाएगा। 9 का बा का उत्तर देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद टपक सिंचाई तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको ये तंत्र का ये चित्र बना देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका सिंचाई तंत्र का यहाँ पर बच्चों चित्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आप बना लोगे। चलिए, ओके, बना लोगे ना। चलिए, इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का आ। प्रश्न 10 है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 का बा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में उर्वरकों का उपयोग करते हैं। उर्वरक में पादप पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुरता रहती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फसल चक्रण के द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि की जाती है। तो इसके बाद हम आप देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। ओके, तो यहाँ पर आपको पार्ट 2 के उत्तर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम बताना है। तो ये आपको इसमें क्लियरली आंसर सही से नहीं लिखा है, तो इसके लिए आप चाहें तो PDF का आप देख लें। PDF में जो अपडेटेड आंसर रहेंगे वही आपको मिलेंगे। आप चाहें तो PDF की जो मैंने प्रोसेस बताई थी वो देख लीजिएगा। तब तक आप प्रश्न 2 का उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको ये राइजोपस का
चित्र देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये दूसरा, ये सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है, तो ये कवक वर्ग में आता है। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक दवाइयों डॉक्टर की सलाह पर ही हमें लेनी चाहिए और जब आवश्यक हो तभी हमें प्रतिजैविक का उपयोग करें। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा, दही न जमने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर लिखोगे क्योंकि रेफ्रिजरेटर कम ताप पर सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकता है। इस तरीके से इसका उत्तर लिखोगे। अगला देखिए 5, मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, इनके उपयोगों की सूचीबद्ध करिए। तो वे सूक्ष्मजीव जो विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 देखिए, वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका आप उत्तर लिखोगे, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है और शरीर को ये बताता है अगर वही सूक्ष्मजीव आपके शरीर में पुनः प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। इस तरीके से 6 का उत्तर लिखोगे। 7वां देखिए कि पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली ने निम्न प्रश्नों को उत्तर देने में मदद कीजिए। तो यहाँ पर आप पहला देखोगे, आटे की फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर आप देखना चाहते हो तो प्रश्न क्रमांक आपको 19 व 20 विषय वस्तु दही ब्रेड का बनाना है, उत्तर खोज कर आपको लिखना है। नहीं तो आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे पहले का कि आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है ना। तो इसका उत्तर लिखोगे, ईस्ट श्वसन के दौरान CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और आटा फूल जाता है, यानी कि उत्पादित करते हैं मतलब कि निकाल देते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कि ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग बेकिंग उद्योग में किया जाता है, जैसे कि ब्रेड। अगला देखिए, क्या इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। हाँ, इडली व डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। तो जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रश्न 8 के बाद देखिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन चक्र का ये आरेख दिख रहा है। इस तरीके से आपको नाइट्रोजन चक्र बना देना है। यहाँ पर आपको पौधों द्वारा अवशोषण, फिर ये आपको हो जाएगा जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये कर लेना उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। यहाँ से ये आपका पहुँचेगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक और यहीं से यहाँ पर पहुँचेगा जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। यहाँ से आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो जाएगा, ये फिर आपका तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ से ये आपका होगा मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। ओके, साथ ही साथ यहाँ से आपका ये बनेगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण और ये आपका बनेगा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन करना। ओके, इस तरीके से आपका ये नाइट्रोजन चक्र का उत्तर कर लेना है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय का तालिकाबद्ध कीजिए। तो ये जो PDF में आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जैसे रह गए हैं तो वो आपको PDF में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। अब जो भी बच्चे PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 27, 28 और 29 ये 3 ग्रुप के नाम से चलते हैं, है ना। यानी कि बोर्ड एग्जाम व्हाट्सएप ग्रुप है 27 नंबर का। इसमें लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इसमें भी 500 से ज़्यादा स्टूडेंट आपकी जुड़े हुए हैं कक्षा 8वीं के, है ना। तो अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो और जो भी आप जो PDF वगैरह रहती हैं वो हम वहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद देखिए पार्ट 5 है आपका, कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्य जीव, कोयला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रश्न 2 देख पा रहे हो, ये भी आप उत्तर डाउनलोड यहाँ से कर लो, लिख लो। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 है।
भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर आप प्रश्न क्रमांक 61 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न चौथे का पहला का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा ये दूसरे का। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आती हैं प्रश्न क्रमांक 5 का, है ना। ये छठा है, ये जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 17 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उपयोग की सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर उपयोग है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये संगठक है। पहला एलपीजी, तो ये घरुआ उद्योग में ईंधन के रूप में होता है, पेट्रोल मोटर गाड़ी में, मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप आदि में। ओके, तो ये प्रश्न 7 है। ये 8वां पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपका ये चित्र देखने को ये मिल रहा है, पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण का ये आप यहाँ से चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद आप नवा प्रश्न 8वें के बाद नवा प्रश्न देखोगे, पेट्रोलियम निर्माण प्रक्रम को समझाइए। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ से आपका 10वां प्रश्न आता है, तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण यानी कि पीसीआर गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है। तो यह प्रश्न इसका उत्तर लिख दोगे। तो कि छात्रों, इसके आगे का जो अभी तो आप सोच रहे हो कि सर आपने तो बोल रहे थे कि 116 तक बताओगे, तो देखिए ये एक अध्याय 105 तक हो गया। पीडीएफ में आपको इसके आगे मिल जाएंगे, नहीं तो आप जो ये पार्ट 2 का इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 का इंतजार करें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।